तो बच्चों क्लास 12 चैप्टर परमाणु और उसका दूसरा लेक्चर। परंतु इसको आगे बढ़ने से पहले आप पहला लेक्चर मेरा जरूर देख लें तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और फिर से मैं आपको बोलूं कि बहुत शानदार और बहुत जानदार कॉन्सेप्ट हैं इसके, जिन पे हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। और इसमें जो भी इस चैप्टर के अलावा कोई कॉन्सेप्ट आएंगे हम वो भी यहाँ पे पूरा समझ के ही आगे बढ़ेंगे, यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बोर का परमाणु मॉडल। ये बोर नहीं है, एक्चुअली इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग BOHR होती है, तो बहुत से लोग इसे बोहर शब्द भी बोलते हैं, परंतु नाम बोर होने दो, ये बिल्कुल भी बोर नहीं है। फिर हम इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग पढ़ेंगे और किसी परमाणु की त्रिज्या भी हम यहाँ समझने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए एक शानदार लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और इसके लिए थोड़ी सी बात पिछले लेक्चर की, जो कि ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं उसे, परंतु फिर भी जब रदरफोर्ड ने नाभिक को खोजा, नाभिक को खोजने के बाद उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया। परमाणु मॉडल में उन्होंने ये कहा कि किसी भी परमाणु में बिल्कुल बीच में एक केंद्रीय भाग होता है जिस पे परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धन आवेश रहता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं और परिक्रमण करते हुए ऊर्जा उत्सर्जित करते रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें दो समस्याएं उत्पन्न हो गई थी कि एक, यदि इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं तो हम उसका वर्णक्रम लेंगे, वो वर्णक्रम सतत आना चाहिए, जबकि कोई भी परमाणु सतत वर्णक्रम नहीं देता है, रेखिक वर्णक्रम देता है, रुक रुक के ऊर्जा उत्सर्जित करता है। रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी बात ये थी कि नाभिक के चारों तरफ यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा त्यागते हुए परिक्रमण कर रहा है, यार ऊर्जा त्यागेगा तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होगी ना, कम होगी तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का ये वृत्तीय मार्ग छोटा होता जाएगा, ऊर्जा कम होते होते, और अंततः ये नाभिक के ऊपर गिर जाएगा, तो परमाणु खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है यार, परमाणु तो स्थायी होता है, परमाणु खत्म नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। तो ये दो बातें रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और इसी बीच दो बहुत विशेष थ्योरी आई। एक था मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक ने क्या बोला कि कोई भी काली वस्तु सतत ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करती, वो ऊर्जा बंडल या फैकेट के रूप में उत्सर्जित करती है। मतलब जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो hν होती है। बच्चों नोट करें यार, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी ब्लैक बॉडी मैक्स प्लांक ने बोला था, परंतु अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोल दिया था कोई भी बॉडी, और ये बात मान ली गई और ये बात सही भी थी कि कोई भी वस्तु सतत ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करती। इन बंडल में ऊर्जा उत्सर्जित करती है hν, यानी कोई वस्तु जो कम से कम ऊर्जा उत्सर्जित कर सकती है वो hν, कम से कम ऊर्जा अवशोषित कर सकती है वो hν। H प्लांक स्थिरांक है और ν है आवृत्ति, उत्सर्जन की आवृत्ति या अवशोषण की आवृत्ति। जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है या अवशोषित हो रही है ये उसकी आवृत्ति है। ये मैक्स प्लांक ने बोला कि सतत ऊर्जा उत्सर्जन नहीं है, बंडल में फैकेट में ऊर्जा उत्सर्जन होता है। और दूसरी थ्योरी आई, ये किसकी थी? ये थी आपकी मैक्स प्लांक। काली वस्तु के लिए बोला था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोल दिया कि काली वस्तु नहीं, मैक्स प्लांक, किसी भी वस्तु के लिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है। मैक्स प्लांक खुश हो गए और ये कॉन्सेप्ट माना गया। और इस ऊर्जा को, प्रकाश की यदि बात करें तो hν को
फोटान बोलते हैं। फोटान, एक फोटान की ऊर्जा h न्यू होती है। प्रकाश की बात करें तब, अभी हम नहीं कर रहे ना प्रकाश की बात। फिर दूसरी जो थ्योरी आई ना, वो डी ब्रोगली की आई। डी ब्रोगली, इन्होंने क्या बोला, द्वैती प्रकृति अवधारणा। समझ लो, थोड़ी सी बात है, थोड़ी सी बात है, समझ लो, इसका उपयोग करेंगे हम। हमारे जो बोर है ना, उनने इनका भरपूर सदुपयोग किया है। मजा आएगा बच्चों, मजे से समझिए, मजे का चैप्टर है, शानदार जानदार चैप्टर है। देखिए, द्वैती प्रकृति मतलब डबल नेचर, ड्वेल करेक्टर। करेक्टर क्या क्या होते हैं? अच्छा, तुम बोल रहे हो कि सर एक अच्छा आदमी, बुरा आदमी, दो करेक्टर होते हैं। बच्चों, प्रकृति के कोई भी चीज होती है, उसके केवल दो नेचर होते हैं। एक कण का नेचर जिनके पास द्रव्यमान होता है, और एक तरंग का नेचर जो ऊर्जा में रहते हैं। तो इनने, डी ब्रोगली ने अजीब सी बात क्या बोल दी कि भैया हर कण के साथ एक तरंग संलग्न रहती है। कण भी हो गया और तरंग भी हो गई। ये नहीं बोला था डी ब्रोगली ने, सही में क्या बोला था बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, काम की बात है, लिख लेना कि इस पूरे ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में मौजूद रहती है। सुन लो बच्चों, इसका यूज करेंगे। बाकी एक चैप्टर है जिसमें हम डिटेल से करने वाले हैं, इसलिए अभी ज्यादा लिखने की और टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। परंतु डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है, मतलब ऊर्जा तरंग के रूप में होती है। तो ऊर्जा तो तुम्हारे पास भी है ना, तो तुम्हारे पास तरंग है। दुनिया में कोई छोटे से छोटा कण और बड़ा से बड़ा कण बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता। मतलब हर कण के साथ ऊर्जा है, मतलब तरंग संलग्न रहती है। हर कण के पास ऊर्जा है, मतलब उसके साथ तरंग संलग्न है। तो यार ये तो खतरनाक बात थी। और इन्हें पता, यहाँ पे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम बी। ये कण के लिए है, कण के लिए, कण का तरंग दैर्ध्य, प्लांक स्थिरांक यही वाला, कण का द्रव्यमान और कण का वेग। कण का तरंग दैर्ध्य मतलब कण जो जिस तरंग के साथ संलग्न है, उस तरंग का तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम बी। आपको पता है, एम जितना कम होगा तरंग दैर्ध्य उतना ज्यादा होता चला जाएगा। मतलब ये है, हाँ मतलब ही बन जाओ, मतलब समझो यहाँ पे, मतलब ये है बच्चों कि कण जितना छोटा होता चला जाएगा, उसका कण की प्रकृति कम होती जाएगी और तरंग की प्रकृति बढ़ती चली जाएगी। ये ब्रह्म वाक्य है, याद रखना, अपने दिमाग में सुरक्षित रखना। कण छोटा होगा तो उसकी कण की प्रकृति कम होकर तरंग की प्रकृति बढ़ेगी, और कण बड़ा होगा तो तरंग प्रकृति कम होगी। अपने चारों तरफ निगाह घुमा के देखो, जिसका द्रव्यमान कम है उसके पास तरंग प्रवृत्ति ज्यादा होगी, और जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसके पास तरंग प्रवृत्ति कम होगी। ये द्वैती प्रकृति अवधारणा थी डी ब्रोगली की और मैक्स प्लांक की। ये जनरली क्लासिकल वेव थ्योरी। पता, डी ब्रोगली ने जिस तरंग का नाम दिया ना, उस तरंग को बोलते हैं, इस कण के साथ जो तरंग रहती है ना, उस तरंग को बोलते हैं द्रव्य तरंग। मैटर वेव एक नया शब्द था ये, कि द्रव्य के साथ तरंग संलग्न है, उसे हम द्रव्य तरंग कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं। इन्हें बहुत डिटेल से करेंगे हम आपके 12 की फिजिक्स के ही एक चैप्टर में। अभी तो आपको केवल थोड़ा सा समझना है, क्योंकि हमें बोर का परमाणु मॉडल पढ़ना है और इसमें यूज किया गया है। तो क्लासिकल वेव थ्योरी और क्वांटम, क्वांटम शब्द का मतलब ये ऊर्जा के बंडल ही होते हैं, पैकेट ही होते हैं। इन दोनों को उपयोग में लेके आए हैं नील बोर, नील बोहर। कोई बोहर बोले, कोई बोर बोले, क्या फर्क पड़ता है यार? उसके कॉन्सेप्ट तो बोर और बोहर में परिवर्तित नहीं होने वाले हैं। तो चलिए हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी बोर का परमाणु मॉडल समझते हैं। और एक बात और बता दें आपको कि ये तो आपको यहाँ फिजिक्स में तो समझ में आएगा,
केमिस्ट्री में अपने आप बहुत सी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। एक के साथ एक फ्री है, यानी ये पढ़ लो, केमिस्ट्री के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बोर के परमाणु मॉडल को हम बुनियादी तौर पे 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 4 भाग इसके मान सकते हैं। हमने बोला है कि जो जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होंगे बोर के परमाणु मॉडल में, वो किसी भी टॉपिक के हों, किसी भी चैप्टर के हों, हम समझेंगे, समझ के मानेंगे। तो सबसे पहली बात जो बोहर ने बोली थी, नंबर फर्स्ट, अपन इस बोर्ड को 2 भाग में विभक्त कर देते हैं। सबसे पहला जो इसका कॉन्सेप्ट था, संकल्पना थी, वो थी नाभिकीय संकल्पना। तो ये आपके लिए कोई नई नहीं है, नाभिकीय संकल्पना पहला भाग। ये तो रदरफोर्ड को अपन समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि नाभिक को तो रदरफोर्ड ने खोज ही लिया था। उन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र में एक ठोस भाग होता है, ठोस भाग होता है, जिस पर परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा धन आवेश केंद्रित रहता है। यस। अब सुनना, ये तो आपने इसने रदरफोर्ड की बात कर दी है, परंतु अब इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में, ऑर्बिट, नाभिक के चारों तरफ गति करते हैं। तो वृत्तीय कक्षाओं में, हम वृत्तीय कक्षाओं को बहुत डिटेल करने वाले हैं अभी। वृत्तीय कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों को नाभिक, भैया कोई चीज कब घूमती है? जब अभिकेंद्री बल मिले तो नाभिक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। क्यों भैया, क्यों कर देता है? ये भी तो प्रश्न आ जाएगा। नाभिक के पास धनावेश है, इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश है, और ये अभिकेंद्रीय बल कैसे आएगा ये भी तो पढ़ें। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? ये होता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल। यस, स्थिर विद्युत आकर्षण बल धन और ऋण आवेश के बीच में लगता है। हमारे बच्चे सब जानते हैं ये बात। तो ये इन्होंने सबसे पहली बात की थी आपके बोर ने। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट बात, अब आप सेकंड की बात करो। हमने रंग बदल दिया है। इस रंग बदलती दुनिया में रंग बदल के भी हम अच्छे से जी सकते हैं। बस हाईलाइट करने के लिए बदला है। आप लोग फालतू बातें बिल्कुल मत करना। अपन लोग राजनीति और इन सब चीज़ों से बहुत दूर है, क्योंकि हमारी जो साइंस है, हमारी फिजिक्स है, इतनी ईमानदार होती है कि बेईमानी का कोई चांसेज ही नहीं है। मतलब किसी की निगाह छुपा के आप अपने घर के बाहर खुले बायर को पकड़ लो तो निगाह छुपाने के बावजूद करंट तो उतना ही लगेगा जितना निगाह के सामने पकड़ोगे। तो ये ईमानदार है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। परंतु ये दूसरी कंडीशन बहुत मजेदार कंडीशन है। मजेदार नहीं, आपके लिए काम की कंडीशन है। तो सेकंड कंडीशन है क्वांटम कंडीशन ही लिख दें, क्वांटम कंडीशन। सबसे पहले ये जो परमाणु होता है ना, या बना दे रहे हैं, बाद में मिटा देंगे, कहना मत हमसे, बीच में लिखना हो तो लिख लेना। ये कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ऑर्बिट, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं ऑर्बिट ही हिंदी में भी बोल सकते हैं। n = 1,
फिर ये है n इज इक्वल टू 2, ये है n इज इक्वल टू 3। सबसे अंदर वाले को 1 2 3, ये थोड़ा टेढ़ा बना है, सब बिल्कुल गोल होते हैं। हाँ, नहीं तो तुम सोचो कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय मार्ग पर घूमती है, वैसा नहीं है, ये स्पेरिकल होते हैं। और ये नाभिक है, इस इलेक्ट्रॉन को पता है, ये ऑर्बिट, ऑर्बिट को कक्षा बोल देते हैं यार, एक बार तो बोल देते हैं। ये वास्तव में पता है, वास्तव में ये क्या है? वास्तव में ये ऑर्बिट होते हैं ऊर्जा स्तर। यस, इन्हें हम आगे चल के बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ऊर्जा स्तर। परंतु यार एक बात तो समझ लो, ये ऑर्बिट ऊर्जा स्तर होते हैं। ये सबसे कम ऊर्जा स्तर 1, उससे ज्यादा ऊर्जा स्तर 2, उससे ज्यादा ऊर्जा स्तर 3, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ज्यादा मत उड़ो, इतना ही पढ़ेंगे। ओके ओके बच्चों, समझना जरूरी है, पूछना चाहिए आपको प्रश्न। ओके ओके, ये ज्यादा मत उड़ो वाला शब्द अपन संवैधानिक शब्द की श्रेणियों से हटा देते हैं। आप पूछिए, जितना पूछोगे उतने फायदे में रहोगे। सुनो सुनो सुनो, तो ये ऊर्जा स्तर हैं, विभिन्न ऊर्जा स्तर। और पता है, जो ऊर्जा स्तर है, आपके पास जितनी ऊर्जा होगी आप उसी ऊर्जा स्तर में रहोगे कि नहीं? आप 12 में हो तो आप 12 के ऊर्जा स्तर के हो। जो बच्चे 11th में हैं वो 11th के ऊर्जा स्तर के हैं, जो 10th के हैं वो 10th के ऊर्जा स्तर के हैं। सबके अपने ऊर्जा स्तर हैं, तो अपनी कक्षाएं हैं, क्लासेस, कक्षा, ऑर्बिट। यस, तो पता ऊर्जा स्तर मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। बताएं कितनी ऊर्जा होती है? -13.6। इसमें होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर दूसरे वाले की कितनी हो जाती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस में संख्या छोटी होती है तो मान बढ़ता है। ये बात हम किसी 12 वाले बच्चों को बता रहे क्या? नहीं। अब सुनना, इनने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला अपना प्यारा नन्ना मुन्ना सा इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा है, तो उसकी कुछ कंडीशन है। क्योंकि डी ब्रोगली ने क्लासिकल वेव थ्योरी, क्लासिकल वेव थ्योरी को यार इंग्लिश में हमें बोल पा रहे हैं क्लासिकल वेव थ्योरी, वो क्लासिकल नहीं होते। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ऐसे क्लासिकल। ये आपकी क्या होती है? क्लासिकल तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत। क्या कहा है? वो उनकी बात करेंगे ना, डी ब्रोगली की। हम तो पहले भी समझ चुके हैं, डी ब्रोगली की बात तो हम यहाँ पे कर चुके हैं। यस, कर चुके हैं ना। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि हर कण के साथ तरंग संलग्न होती है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो कण है, और छोटा सा कण है, इतना कम द्रव्यमान होता है, तो यार इसका मुख्य व्यवहार तो तरंग का ही होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन, हम यहां पे ये बोल दें कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कम होने के कारण तरंग की भांति व्यवहार करेगा। भांति व्यवहार, ये अभी तो समझा है थोड़ी देर पहले, करेगा। मतलब हम इलेक्ट्रॉन को तरंग मान के चलेंगे। हम क्यों मानेंगे? बोर ने बोला है, क्वांटम कंडीशंस बोली हैं कि हमने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन को तरंग मान के चलेंगे, तो उनने ये बोला कि किसी भी कक्षा यानी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कुछ कंडीशंस फॉलो करता है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। कोणीय संवेग को L से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणक होता है। h/2 का पूर्ण गुणक होता है। किसी कक्षा में, ये बात तो लिख दें, किसी कक्षा में जब भी परमिशन मिलेगी उसे, तो किसी कक्षा में ऐसे लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग उस कक्षा के लिए यदि h/2 के पूर्ण गुणक नहीं हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में नहीं रह सकता। तो हमें पता है कि L बराबर क्या होता है? L बराबर होता है mvr।
कोणीय संवेग। तो इनने क्या बोला, ये बराबर होता है NH/2 पाई, ये H है और N है पूर्णांक। और पता है कैसा पूर्णांक है ये पूर्णांक है, कक्षा की संख्या। पहली कक्षा के लिए n इज इक्वल टू 1, दूसरी कक्षा के लिए n इज इक्वल टू 2। सीधी सी बात है कि मुख्य क्वांटम संख्या है यहाँ पे n। यस, यहाँ पे n मुख्य क्वांटम संख्या है। तो उन्होंने क्या बोला कि कोणीय संवेग NH/2 पाई के पूर्ण गुणक होता है, तो ही वो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में रह सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में नहीं रह सकता। अब यहां पे बोहर से प्रश्न पूछा गया कि आपने, ये नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, कि आपने ये बात कैसे बताई, आपने ये बात किस बेस पे बता दी। इसे मिटा रहे हैं अपन, यस, इसकी अपन अभी जरूरत नहीं है, ये अपन अगले लेक्चर में इसका डिटेल करेंगे। बहुत 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 घर तक छोड़ के आएंगे उससे अपन। हाँ सुनो, बोहर से पूछा कि तुमने ये बोला, क्वांटम कंडीशन से बोला, जिस भी कंडीशन से बोला, क्लासिकल वेव थ्योरी से बोला, पर कहां से आया, कैसे आया। तो पता है बोहर है ना, बोर इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बता नहीं पाए कैसे आया, परंतु उन्होंने कहा ये होता है। तो होता है, वो तो हमने भी देखा, होता है, सबने माना हाँ सर ये होता है, सही बोला है आपने। आया कहां से, ये चमत्कार किया कैसे। बोर इसे सिद्ध नहीं कर पाए थे, इसलिए बोर के परमाणु मॉडल पे एक ब्लेम लगा दिया गया, दोष बोल दिया गया कि इनका परमाणु मॉडल आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी की हिंदी होती है स्वेच्छ है। स्वेच्छ है मतलब अपनी मन मर्जी वाला, हम कह रहे हैं इसलिए होता है, बस समझ गए। साइंस प्रूफ मांगती है, आप सिद्ध करो। परंतु बोहर की हेल्प की क्लासिकल वेव थ्योरी ने, डी ब्रोगली ने। हम यहाँ पे इसे समझाएंगे, समझाने के बाद मिटा देंगे, साथ साथ लिखते रहना बेटा, बहुत काम की बात पढ़ने वाले हैं। हाँ देखो, फिर से हम वही बना रहे हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, नाभिक, ये आपका इलेक्ट्रॉन एक इधर, एक नहीं रहता, अपन ने बनाया है एक, ये n इज इक्वल टू 1 सर मिटा क्यों दिया था यार, भूल से मिटा दिया था। गलती तो सबसे होती है, ईश्वर ने क्या भूल नहीं की, हाथी की जो असल पूंछ थी वो उसके आगे लटका दी, अपनी भूल छुपाने के लिए नाम रख दिया सू। तो गलती हो जाती है यार, इंसानों से तो होती है, और जिनसे गलती नहीं होती ना बच्चों वो इंसान कैसे हो सकते हैं। तो गलती हो सकती। चलो 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 चलो, अब इलेक्ट्रॉन के साथ वेग है, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वेव संलग्न रहती है, तरंग संलग्न रहती है, यानी वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तरंग के गुण देगा। तो पता है यहां पे तरंग दैर्ध्य भी आएगा, है ना, इसकी त्रिज्या r है, पहले की मान लें, बाकी दूसरे की बड़ी बड़ी हो जाएगी ना। हाँ, तो पता है इनने क्या बोला कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये होगा, इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी आई, लैम्डा। कब आ रहा है ये, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 होगा तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा होगा, मतलब यहां पे है तो उसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो जाएगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि उसे स्पेस ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा तरंग दैर्ध्य रहेंगी कि नहीं यार, सोचने वाली बात है। इतनी दूर में एक तरंग दैर्ध्य, इसे यही बनाए ना, फर्स्ट की जगह दूसरा बनाए, दूसरी कक्षा के लिए बनाओ, ये आपका पूरा करो, यहां से यहां तक आपका लैम्डा, और यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक लैम्डा, तो कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा। जगह ज्यादा है, 2 तरंग दैर्ध्य हो गई। तीसरी भी बना लो यार, अपन ज्यादा नहीं बनाएंगे, इसे भी बना लो, 1 2 3, एक लैम्डा, दूसरा लैम्डा, तीसरा लैम्डा, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, तो टोटल कितना हो गया, 3 लैम्डा। ये टोटल कितना था, 2 लैम्डा। समझो, तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता जाएगा।
तो उनने क्या बोला कि परिधि कितनी है, ये तरंगदैर्घ्य पूरी परिधि में बंटता है कि नहीं। अरे एक कंपन में तय की गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं बच्चों, पता है? हाँ आपको पता है। तो यहां पे कम परिधि है ना, तो एक तरंगदैर्घ्य, यहां पे ज्यादा हो गई तो डबल हो गई, यहां पे और ज्यादा हो जाएगी तो और बढ़ जाएगी। तो कि परिधि में तरंगदैर्घ्य कितना होता है, परिधि होती है 2πr, परिधि तो 2πr होती है, मैथ्स में 9th क्लास में है, और बराबर उनने बोल दिया n लैम्डा। कोई टेंशन मत करना, टेंशन की बात ही नहीं है। पहले में 1 लैम्डा, दूसरे में 2 लैम्डा, दूसरी कक्षा में 2 लैम्डा, तीसरी कक्षा में 3 लैम्डा, चौथी में 4 लैम्डा, पांचवी में 5 लैम्डा और एनबी में n लैम्डा। 2πr बराबर n लैम्डा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। अब डी ब्रोगली ने क्या बोला था, डी ब्रोगली, हमें डी ब्रोगली की बात तो करनी पड़ेगी ना। डी ब्रोगली के अनुसार डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपान एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपान एम बी। हमारी बात समझ में आ रही है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपान एम बी। ओके बच्चों, अब पता है लैम्डा बराबर h अपान एम बी है, ये डी ब्रोगली ने कहा था, समझे ये बात? तो क्या करें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है यार। इस लैम्डा का मान इसमें रख दो, फर्स्ट में रखो, अपन यहां रखते हैं, थोड़ी सी जगह है परंतु पर्याप्त है। आपको दोनों लाइनें हमारी दिख रही हैं, यस। लैम्डा का मान इसमें रख दें, हम क्या यूज कर रहे हैं, 1 व 2, 1 और 2 को हम उपयोग कर लेते हैं। और जब हमने किया तो लैम्डा की जगह रखा तो 2πr इज इक्वल टू n, लैम्डा की जगह क्या लिख दिया, h अपान एम बी। आप एक काम करो, एम बी को इधर ले आओ, 2π को नीचे पहुंचा दो, एम बी को इस तरफ ले आओ, 2π को नीचे पहुंचा दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान 2π, हैंस प्रूव्ड। लो, बोहर का टेंशन खत्म। ये डी ब्रोगली ने क्लासिकल वेव थ्योरी से, मैटर वेव के सिद्धांत से, डबल बिहेवियर, ड्यूअल करेक्टर नेचर से बोहर के कॉन्सेप्ट को प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया, सिद्ध कर दिया। बोहर भी खुश हो गए और जमाना भी खुश हो गया। तो बच्चों, ये वाली बात तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो पॉज करके नोट कर सकते हो। हमने 2 बातें की हैं और इसे अब हम मिटाने वाले हैं। तो पता है ये क्या था, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसे आप बोहर की क्वांटम स्थितियों के रूप में भी लिख सकते हो। समझना तो पड़ेगा बच्चों, एक एक चीज समझना पड़ेगा। लैंग्वेज मायने नहीं रखती बच्चों, एक एक चीज समझना पड़ेगा, क्योंकि लड़ना सबसे ही है। वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई हो, दुनिया के किसी भी बोर्ड के हैं, सब साथ खड़े होंगे लड़ने के लिए। तो ऐसे लड़ने के लिए नहीं, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, कैरियर के लिए। तो ये समझना जरूरी है। तो चलिए इसे हम मिटा देते हैं, इतनी देर बहुत है आपको लिखने के लिए। हमने तो 4 अभिघृत पढ़ने थे ना बोर के। तो अब आपको लग रहा होगा ना कि इनका नाम ही बोर है, परंतु ये बोर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यस, बोर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्यों? नाम बोर होने से क्या होता है यार, कुछ नहीं होता। ठीक है। अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 3। बोहर ने तीसरी जो चीज बताई वो बताई स्थायी कक्षाएं। स्थायी कक्षाएं, पता है, स्टेबल ऑर्बिट्स। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है वो उसकी स्थायी कक्षा होती है। क्यों स्थायी कक्षा होती है? क्योंकि कक्षाएं ऊर्जा होती हैं। मतलब ये है कि जिस, हम पहले ये लिख रहे हैं, फिर इसे अपन है ना एक साधारण भाषा में लिख रहे हैं, फिर इसे बुक की भाषा में लिखेंगे। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है वो उसकी स्थायी कक्षा होती है। क्यों भैया, क्यों होती है स्थायी कक्षा?
यार आप 12 क्लास में हो, आप अपना ऊर्जा स्तर नहीं बढ़ा रहे हो, आप कह रहे हो कि सर बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें समझा रहे हैं तो हमें नहीं समझना, तो आपकी कक्षा स्थायी रहेगी, आप अगली साल भी 12 में रह सकते हो। समझ गए? मतलब किसी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित नहीं करता। मतलब ये है कि किसी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित नहीं करता है। गाना नहीं गाया था ना, जितनी देर से पढ़ा रहे, ये बिल्कुल भी गाना नहीं गाया था। गाना गाने की हमारी बीमारी है, परंतु हमें पता है कि सुनने की आपकी बीमारी नहीं है। क्यों नहीं है सुनने की बीमारी? क्योंकि हम अच्छा नहीं गाते, और जो अच्छा नहीं गाता तो किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो क्या कभी भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित नहीं करता? करता है। यदि करेगा तो वो उस कक्षा में नहीं रह पाएगा। आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, 12 में नहीं रह पाओगे, चैलेंज है। इंटेलिजेंट बच्चे 12 में अगली साल नहीं रह सकते, परंतु ऊर्जा लेके या ऊर्जा देकर। वो यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है तो वह अपनी कक्षा, यार कक्षा को कितनी बार बोल चुके हैं हम, ऊर्जा स्तर तो समस्या ही नहीं है ना। कक्षा परिवर्तित कर लेता है। यस, उत्सर्जित करेगा तो नीचे चला जाएगा। भूल जाओ, 12 क्लास का ही भूल जाओ, तो 11 का भी नहीं आ रहा है। तो उत्सर्जित करेगा तो नीचे चला जाएगा, और अवशोषित करेगा तो ऊर्जा स्तर बढ़ जाएगा ना। जब ऊर्जा स्तर बढ़ जाएगा तो उच्च ऊर्जा स्तर में चला ही जाएगा ना। वो ये बात समझ में आ रही है ना आपको हमारी? ये स्थायी कक्षा मतलब ये है। अब आपको वो वाली बात समझ में आ गई कि सतत ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित नहीं करता है, उसे ऊर्जा दो तो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, पर दोबारा रुकेगा नहीं। जब आप ऊर्जा देना बंद कर दोगे तो वापस लौट आएगा अपनी कक्षा में, क्योंकि वो कक्षा उसकी स्थायी कक्षा है। और जब वापस लौटेगा तो वो ऊर्जा त्यागेगा, वो ही तो दिखेगी हमें वर्णक्रम में। यस, वो ही ऊर्जा दिखेगी। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी, उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए, बाहर रहेंगे नहीं। तुम क्या स्कूल में रात रुक सकते हो? क्या स्कूल में रहने जा सकते हो कि अपने कपड़े मपड़े उठाए, पूरी बिस्तर संभाला, केवल हम तो स्कूल में खूब अच्छी पढ़ाई होती है, हमारा नॉलेज बढ़ती है, कैरियर बनता है, तो हम स्कूल में जाकर रहने लग रहे। वो उच्च ऊर्जा स्तर है। शाम को घर वापस आओगे ही। अरे सुबह का स्कूल होता, दोपहर में घर वापस आओगे ही। परंतु इसमें वो कहावत नहीं कह सकते कि सुबह का भूला शाम का घर आए। नहीं, ये तो अच्छे काम करने गए थे, आप भूले मूले नहीं हो, कुछ याद करके आओगे, कुछ मानसिक अवस्था बढ़ा के लेके आने वाले हो। बच्चों, स्कूल जाओ तो कुछ ना कुछ लेके ही आना। स्कूल का टेबल कुर्सी चोरी मत कर लेना यार, कुछ ना कुछ लेके आना, मतलब मानसिक स्थिति बढ़ा के आना, कुछ समझ के आना, क्योंकि स्कूल ऊर्जा का केंद्र है। यस, तो फिर पता है ऊर्जा स्तर, तो फिर वो ऊर्जा स्तर परिवर्तित कर लेता है। जितनी ऊर्जा लिए या दिए उतनी ग्रहण करके आओ, अवशोषित या उत्सर्जित करके वो फिर अपनी पुरानी कक्षा में वापस आ जाता है। और जब वो वापस आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो उत्सर्जन वर्णक्रम मिलता है। और जब नीचे से अवशोषित करके ऊपर जाता है तो अवशोषण वर्णक्रम मिलता है। परंतु लगातार सतत ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता। वर्णक्रम की इतनी जानदार व्याख्या बोर ने की है, परंतु इन पे यहाँ पे भी एक बड़ा ब्लेम लगा दिया है यार। हाँ यार, पता है जो लोग निंदा करने वाले लोग होते हैं ना, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। बोर जैसे वैज्ञानिक को भी नहीं छोड़ा उन्होंने।
उन्होंने कहा यार कि ये दूसरे जिनमें बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके स्पेक्ट्रम को ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बहुत अच्छी व्याख्या की। तो ठीक है यार, हमने एक चम्मच से टेस्ट ले लिया, बाकी तो हम निष्कर्ष निकाल लेंगे। परंतु अब चौथी बात और समझ लो। चौथी बात, आवृत्ति कंडीशन, फ्रीक्वेंसी कंडीशन फॉर नंबर, फ्रीक्वेंसी बाय कंडीशन। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति होता है। आवृत्ति की बात कर रहे हैं। एचन्यू ऊर्जा स्तर बदल देता है। तो प्रथम ऊर्जा स्तर क्या है? प्रथम ऊर्जा स्तर काम की बात है बच्चों, उपयोग में लाएंगे डेरिवेशन में। प्रथम ऊर्जा स्तर हो गया आपका E1। द्वितीय ऊर्जा स्तर ले लो, द्वितीय ऊर्जा स्तर ये बराबर हो गया E2। आपको पता है यार, द्वितीय ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ज्यादा होती है। तो पता है क्या फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है? फ्रीक्वेंसी कंडीशन ये है एच न्यू बराबर E2 माइनस E1। अरे मैक्स प्लांक बोल चुके हैं ना, एच न्यू ऊर्जा है। दोनों में जो ऊर्जा का अंतर होगा ये होगी क्वांटा। क्वांटा बोलते हैं इसे, फैकेट बोलते हैं इसे, बंडल बोलते हैं। यानी दो ऊर्जा स्तर के बीच का जो ऊर्जा का अंतर होता है उसे क्वांटा कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और क्वांटा मतलब एच न्यू होता है। एच तो प्लांक स्थिरांक है। आज की वीडियो में हम 10-20 बार बता रहे हैं। तो सर क्यों बता रहे हो आप? हमें तो पहले से भी पता है ना। तो अच्छी बात है ना, पता होना अच्छी बात है। यस, तो एच न्यू बराबर E2 माइनस E1। ये थे हमारे बोर, मिस्टर बोर, उनका पूरा के पूरा परमाणु मॉडल। और ये हमने आज समझ लिया है, सही का चिन्ह लगा दो कि बोर का परमाणु मॉडल आपसे बात कर रहा हूं, आप समझ चुके हैं। यस यस, आपसे ही कह रहे हैं, तो आप समझ चुके हैं। चलो यार, ये दोनों चीजें एक साथ करते हैं। यस, दोनों चीजें अपन एक ही साथ करेंगे, बिल्कुल साइमल्टेनियसली। तो हम क्या निकालें? हम निकालें इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग और परमाणविक त्रिज्या। एक बात यार, जाते जाते एक बात सुनो ना। इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल कौन देता है? नाभिक। नाभिक के पास धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेता है। ये केंद्र की तरफ लगता है बल, तो अभिकेंद्रीय बल देता है। अच्छा, कोई भी चीज घूमती है तो उसकी दिशा बदलती है। तो दिशा बदलने के लिए रोकने वाली एक और चीज होती है, उसे क्या बोलते हैं? जड़त्व। वो उसे अपकेंद्रीय बल दे देता है। परंतु घूमने के लिए हमें अभिकेंद्रीय बल चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा दें जल्दी से। तो बच्चों, ये अपन पढ़ चुके हैं, आपके दिमाग में सुरक्षित है। अब इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग और परमाणविक त्रिज्या दोनों के दोनों एक साथ समझ के रखेंगे हम। यस, ये दोनों हम एक ही साथ समझेंगे। बहुत मजेदार है, सिंपल है, आनंददायक है और कैरियर मेकर है। अब मान लेते हैं ये है नाभिक, यस, और ये है इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक इस तरफ आकर्षण, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है ना। और ये आकर्षण बल कौन सा है? Fe, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और Fe ही क्या बन जाएगा? Fc का मतलब क्या है? अभिकेंद्रीय बल। और ये वाली दूरी है r, त्रिज्या r है। अभिकेंद्रीय बल मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा। यस, घूमेगा तो घूमेगा। चलो, तो पता है कि किसी कक्षा में अपन बोर्ड को अपन ऐसे 3 भागों में बांट लेगा भैया। हाँ, 3 भागों की जरूरत पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो हम समझ रहे हैं। किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल कितना होता है? अभिकेंद्रीय बल mv² / r।
m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल है, r त्रिज्या है। यस, mv स्क्वायर अपान r इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, m इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग है। लिख दें क्या? m बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल। एक एक छोटी छोटी चीज लिखवाते हो यार तुम लोग यार, कोई बात नहीं। r बराबर परमाणविक त्रिज्या, लो अपन ने ये सब लिख दिया। तो किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्री बल की लिखा था, देखो ना एक गलती पकड़ा गई हमारी, खुद की गलती पकड़ाई है। यस, तो इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्री बल mv स्क्वायर अपान r कौन प्रदान करता है? इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्री बल स्थिर, ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन्स के मध्य लगने वाला विद्युत आकर्षण बल प्रदान करता है, आकर्षण बल प्रदान करता है। आपके शहर में पहली बार आया है, पहली बार नहीं आया, ये तो है ही। तो पता क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल बराबर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन बहुत से नाभिक में, अभी अपन बाद में हाइड्रोजन में बदल लेंगे, प्रोटॉन्स के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल लिख रहे हैं। अभिकेंद्रीय बल क्या हो गया? mv स्क्वायर अपान r। और कूलम का नियम, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? z, तो कूलम का नियम होगा z कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, z इधर क्यों लिख दो, अपन आगे ही लिखेंगे ना, इनटू Ze प्रोटॉन में कितना चार्ज हो जाएगा? Ze, एक प्रोटॉन पे ई चार्ज होता, तो Z मतलब परमाणु क्रमांक, कितने प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही परमाणु क्रमांक होता है कि नहीं? Ze इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमने एक ही लिया, उसी पे लगने वाला आकर्षण बल हम निकाल रहे हैं। यस, अपान r स्क्वायर। तो Z बराबर क्या हो गया? Z बराबर हो गया परमाणु क्रमांक। जब Z परमाणु क्रमांक हो जाता है तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करो यार। चलो आगे लिख देते हैं, एक बार और लिख दे, में कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख देते हैं, कांस्टेंट है तो के लिख देते हैं अपन यार, इतनी सारी चीज कौन ढोए, के लिख देते हैं। तो अपन क्या लिख देते हैं? के Ze स्क्वायर ई का ई में इंटू किया अपान r स्क्वायर, और के मतलब क्या है? के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इस r से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, r ले आओ, तो r को इधर ले गए, mv स्क्वायर उधर हो जाएगा, तो के Ze स्क्वायर अपान mv स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बोहर निकाल रहे हैं, ये बोहर महाराज का काम है। तो बोहर अभिगृहीत क्या है? बोहर अभिधारणा क्या थी? अभ्याल पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले ही। उनने क्या बोला था? MVR बराबर NH अपान 2 पाई। तो R बराबर क्या हो जाएगा? NH अपान 2 पाई MV। यार MV को सामने ले आया तो 2 पाई MV हो गया, NH हो गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या करें? दोनों R के बराबर है, तो अपन एक काम करें, ये वाली R की वैल्यू यहाँ रख दें, 1 और 2 से रख देते हैं यार। हम समीकरण यूज कर रहे हैं क्या? समीकरण 1/2 से। तो हमने क्या किया? ये R की जगह लिख दिया के Ze स्क्वायर अपान MV स्क्वायर बराबर NH अपान 2 पाई MV। तो भैया B से तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया और M से तो ये M कैंसिल हो गया। हमारे पास V बराबर क्या बचा? देखो B को इधर ले आओ, NH अपान 2 पाई को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं यार, फालतू बातें मत करो, है ना। 2 पाई के
जेड ई स्क्वायर, ये 2 पाई ऊपर आ गया, NH नीचे चला जाएगा अपान NH। ये बेग निकल गया, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय बेग निकल गया है बहनों और भाइयों, ये इलेक्ट्रॉन का बेग, कक्षीय बेग निकल चुका है। चलिए अभी 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 इस v का मान इसमें रख दो 2 में, इसे अपन इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। ये हमारे काम की बात है, इसे अपन इधर लिख दें। अभी केंद्रीय बल लिखा था तब इतनी देर में तो समझ ही लिया होगा तुमने, FC कर दे रहे अपन ने क्या निकाला, v इज इक्वल टू निकाला था 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपान NH। ये v अपन ने निकाला, ये वाली चीज अपन ने यहाँ संभाल के रख दी, क्योंकि अभी अपन उपयोग में लाएंगे ना, उसका अपन उपयोग करेंगे बच्चों, इसीलिए अपन ने जरूरत पड़ने वाली है उसकी। ये v आ गया है और ये आपके लिए काम की चीज है। यस हाँ, अब हम यूज कर रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड। हम समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों उपयोग में लेके आते हैं। तो आप क्या करो, v का मान इसमें रख दो, v का मान इसमें रख दो, v का मान इसमें रख दो। सर क्या ये पागलपन है? यस इट इज पागलपन। r इज इक्वल टू NH अपान 2 पाई m और v की जगह ये रख दिया तो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपान NH। सॉल्व करो रे बच्चों। r बराबर हमारे पास क्या आया, ये NH ऊपर चले गए तो भैया n स्क्वायर H स्क्वायर अपान 2 पाई और 2 पाई का क्या होगा 4 पाई स्क्वायर। ये पाई है यार, पाई को पाई जैसे ही बनाना चाहिए ना, ऐसे बनाओ 4 पाई स्क्वायर और फिर क्या है के जेड ई स्क्वायर, फिर है 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर। ये लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है परमाणु वेग त्रिज्या। यस परमाणु वेग त्रिज्या आपके सामने 4 पाई स्क्वायर एम के का मतलब पता है ना, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, यस दिख रहा है। यहाँ पे हम एक बार और भी लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बच्चों ये है हमारी त्रिज्या। अब इसको हम मिटा रहे हैं, आपको एक बार पॉज करने का मौका दे रहे हैं और हम इसको मिटा रहे हैं। वो डायग्राम को एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। यूनिक का मतलब पता क्या होता है आपको? पता है यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब यूनिक होता है विलक्षण। अब हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं ना, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए हम ये बात काय के लिए कर रहे हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर इंग्लिश में लिखा है, तुमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, तुमसे जमाना है जमाने से तुम नहीं। बच्चों ये तुम्हारे लिए है, डरो मत किसी भी चीज से। फिजिक्स में लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखती है, इलेक्ट्रॉन का बेग होता है। तो समझे, ये याद रखना, ये पुराने ज़माने का शेर है। उसमें वो राजकुमार करके एक बहुत पुराना हीरो हुआ करता था, उसने बोला था, परंतु उसने क्या बोला था, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं, हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट का मतलब पता है आपको पता है इंपॉर्टेंट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो वो इंपॉर्टेंट क्या है जिसे हम समझने वाले हैं। चलो v इज इक्वल टू क्या निकाला था हमने, v इज इक्वल टू निकाला था 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपान NH। n क्या है, एक एक बात तो देख लो यार, इसमें भी एक एक बात देख लो यार। एक बार देख लो, नहीं तो बाद में बोलोगे कि सर आपने ये तो बताया ही नहीं था। पूरी बातें एक बार और बता देते हैं इसकी। n क्या है, कक्षा की संख्या,
कक्षा की संख्या। नंबर ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी लेवल। एच क्या है? एच है हमारे जो क्वांटम थ्योरी दी थी ना, प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट। ओके, आपके पास के तो हमने लिख ही दिया है। जेड क्या है? पहले भी लिख चुके हैं, इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। अच्छा, ये सब बातें इसमें भी आपको आ जाएंगी, परमाणु क्रमांक। और ई क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कुछ बचा है क्या आपके पास? 4 पाई तुम नहीं पूछ रहे ना, 4 क्या है? 4 है। पाई क्या है? 22/7, 3.14। तो ये बात तो आप नहीं पूछ रहे होगे, ऐसा हमें पूरा है। तो ये इसकी भी सब बात वी कक्षीय चाल है। अब पता, हम एक काम करते हैं, कुछ काम करते हैं। हम ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। समझना यार, बहुत मजेदार चीज है। कुछ अपन अपने तरीके से कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? 1 इंटू C/C। किसी में भी एक का गुणा कर देने से कोई अंतर पड़ता है क्या? क्या आपको लगता है कि उस पर कोई अंतर पड़ेगा? नहीं लगता सर, नहीं लगता है सर। अमोल पालेकर बोलते हैं इसे। तो सी क्या है? सी है प्रकाश की चाल। हमें इसके इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल को कंपेयर करना पड़ेगा, पता है, करना पड़ेगा। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, सी स्पीड ऑफ लाइट। यस, तो अपन एक को सी इंटू सी से गुणा कर देते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH इंटू C/C। कुछ कलाकारी कर रहे हैं हम, कलाकारी देखो जरा। यस, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन CH इंटू C/N। रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसे रीअरेंजमेंट कहा जाता है। यस, ये एक सी हमने एन पता है, पहले ऑर्बिट के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4। तो एन को बाहर निकाल लिया। एक सी को अपन ने बाहर निकाल लिया, C/N, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेग और प्रकाश की चाल को हमको तुलना करना था। यस, करना था तो करना था। सब ये देखो, सब ये पूरे के पूरे 2 नियतांक, पाई नियतांक, के नियतांक, और हाइड्रोजन के लिए अपन हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1। तो अपन एक बार और लिख दें। अब पता है, ये वाली चीजें हमने लिख दी है ना, ये वाली पूरी चीजें हमने लिख दी है ना, मिटा देते हैं इसे। ये समझ चुके हो आप? यस, आप ये बात समझ चुके हो। अब अपन यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 लिखते हैं। बात हाइड्रोजन की करें, क्योंकि टेस्ट करने के लिए छोटी सी छोटी चीज लेना चाहिए। और आपको पता है यार, सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन है। बच्चा है यार, मेरा बच्चा है तू। भीड़ू वो कहते हैं ना, जैकी सरा, भीड़ू तू मेरा बच्चा है। तो अपन जेड की जगह 1 लिख देते हैं। बी बराबर हो जाएगा 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन CH और इंटू C/N। ये देखो, 2 नियतांक, पाई नियतांक, ये पाई है, के नियतांक, ए नियतांक, प्रकाश की चाल बदलती है क्या? प्लांक स्थिरांक नियतांक। मतलब ये पूरे नियत हैं, ये पूरे नियत हैं, नियति नहीं, डेस्टिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो पता है 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन CH बराबर नियतांक, और इस नियतांक को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। यस, ये नियतांक अल्फा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अपन इसे अल्फा लिख दें। तो V बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू C/N। N क्या है? ऊर्जा स्तर है, कक्षा की संख्या है, ये आपको पता है। तो फिर पता है तो आप क्यों बता रहे हो? सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना बार बार एक ही चीज बताते रहना। हाँ, अल्फा को कुछ कहते हैं यार, इसका हिंदी नाम नहीं है कुछ, है ना। अपन थोड़ी सी हिंदी करेंगे। अल्फा को कहते हैं
फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अल्फा नॉन एज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। हिंदी में इतना लिख सकते हैं हम, FINE तो लिखना ही पड़ेगा, संरचना, संरचना नियतांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों। अपन एक काम करते हैं, ये तो निकल गया। अभी तो हम ये कह रहे थे, हम जो कह रहे थे वो बात सुनो आप, कि यदि अल्फा हटा दें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C/N। अच्छा एक काम करते हैं, अपन C को नीचे ले आए, या अपन एक काम करें, न्यू को इधर पहुंचा दे, N को इधर पहुंचा दे, इसी को लिख रहे हैं अपन, N इज इक्वल टू अल्फा C/V। प्रकाश की चाल को इलेक्ट्रॉन की चाल से भाग दे दिया तो N बराबर अल्फा C/V आया। अल्फा हटा दो तो N समानुपाती है C/V के। मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब ये है, यहां से समझो, इसका मतलब यहां से समझो, N बढ़ेगा तो V कम होगा। यानी ये बड़े बड़े शब्दों में इसे मिटा दें यार, थोड़ी से बोर्ड खाली कर लें। ये आपने लिख ही लिया यार, बार बार एक ही बात कहने से क्या मतलब है यार। हाँ यार, इतने भी मतलब ही नहीं हो तुम कि इतनी चीजों का मतलब बार बार समझो। हाँ, अपन इसे मिटाते हैं, मिटाने के बाद यहाँ पे एक बार V की बात करते हैं, फिर अपन इसे समझेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। इलेक्ट्रॉन का वेग, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग। सुन लो, किसका? इलेक्ट्रॉन का। ऐसे ही लिख रहा है, इलेक्ट्रॉन का। B बराबर है आपका क्या? 2 पाई के ZE² हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की यदि हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 तो V बराबर हो जाएगा 2 पाई के E²/NH। यार ये सब तो कांस्टेंट है, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। बहुत काम की बात है, जिससे सब आप लोगों को लिखना है कि अंदर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन तेज वेग से चलते हैं। जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन का वेग कम होता चला जाता है। यस, इलेक्ट्रॉन का वेग मतलब सबसे अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन तेज चलते हैं, सबसे अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन तेज चलते हैं। जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन का वेग कम होता चला जाता है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात तो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। यस, जो बात इंपॉर्टेंट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो पता है N इज प्रोपोर्शनल टू C/V, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C/N। BC प्रकाश का वेग है, C भी नियत है यार, तो P इनवर्सली प्रोपोज, C नियत है, तो फिर ये हो जाएगा कि नहीं? तो यहां से भी तो आ गया, ये अल्फा नहीं है, ये समानुपाती है, अल्फा ये है। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट इज कॉल्ड अल्फा। तो एक बात और बता दें बच्चों, मजेदार चैप्टर तो था, बोलो ना यार, था ना मजेदार चैप्टर? नहीं, हमने कैसा पढ़ा है हम इसकी बात नहीं कर रहे, इंफॉर्मेशन तो अच्छी थी। बोर ने गजब के कॉन्सेप्ट दिए, बोर नहीं निकाले ये परमाणविक तज्जा वगैरह, ये बोर महाराज का ही काम है। तो हम उन्हें धन्यवाद प्रदान करते हैं, बोर महाराज को। सुनिए, हमने क्या बोला था, हम आपको क्या बताना चाह रहे थे पता है? जो हम बताना चाह रहे थे वो बात ये है, क्या है सर? वो बात क्या? सर को भी तो याद करने दो। वो बात ये है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर मेरे ख्याल से 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग से घूमते हैं, अप्रोक्स से। यार बच्चों एक बार डेटा देख लेना, 10⁸ है प्रकाश का चाल, मतलब बहुत तेज चलते हैं, प्रकाश के चाल से बहुत कम नहीं है।
लगभग भी नहीं बोल रहा है कि लगभग प्रकाश के चाल से चलते हैं, परंतु बहुत तेज चलते हैं। यानी प्रकाश जितनी तेज चलता है, उसके बाद किसी में तेजी देखी गई है तो वो किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग होता है बच्चों। यस, वो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है, तो कम नहीं होता, क्योंकि यदि हम यहाँ पे सी अपान भी करेंगे तो एन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इक्वल करेंगे तो अल्फा आ ही जाता है ना। ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट था और एक यूनिक चैप्टर था ये। हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि ये मजेदार चैप्टर है। परमाणु, परमाणु बहुत छोटा चैप्टर है आपकी बुक का। एक और इसका लेक्चर आएगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, परंतु वो लेक्चर भी बहुत एनर्जेटिक है। चलिए हम और आप मिलते हैं उस लेक्चर में जल्दी से जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, सब्बा खैर।